बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब थर्ड सेमेस्टर 2021 डिस्क्रीट मैथ्स आईटी कोर्स कोड है जी 231/IT21404। तो आइए अल्लाह का नाम लेके से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ ऑल सिंपल ग्राफ with 4 vertices u, v, w, x and 2 edges, one of which is u, v। जी हमारे पास 4 vertices का एक सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ ऐसे ग्राफ को बोलते हैं कि जिसमें ना कोई पैरेलल एज आए और ना ही कोई लूप हो, यानी विदाउट लूप विदाउट पैरेलल एजेस, उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? सिंपल ग्राफ। देखिए, अगर मेरे पास ये 4 वर्टिसेस हैं और इन 4 वर्टिसेस के अंदर अब हमने देखना ये है कि कितने टोटल नंबर ऑफ एजेस बन सकते हैं। इसके लिए एक फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी यहाँ पर n जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो नंबर ऑफ वर्टिसेस को। कितने वर्टिसेस हैं हमारे पास? 4। तो 4 इंटू 4 माइनस 1 करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 6। यानी एक अगर 4 वर्टिसेस हैं तो सिंपल ग्राफ के अंदर टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास कितने आएंगे? वो 6 आएंगे। कुछ इस तरह से है कि अगर मैं इसे नाम रख दूँ u, v, w और x का, आप u और v को आपस में एक एज के ज़रिए मिला दें, u w को मिला दीजिए, v और x को मिला दें, इसलिए w और इसी तरह w और x को मिला दें। इसी तरह एक एज बन सकता है v और w के दरमियान, और दूसरा एज बन सकता है u और x के दरमियान। तो आप अगर ये काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ एजेस हमारे पास कितने बने हैं? 6 बने हैं। इसका मतलब एक अगर सिंपल ग्राफ हमने बनाना है 4 वर्टिसेस वाला, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो 6 होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि आपने ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें सिर्फ 2 एजेस आएँ और हर 2 एजेस में जो एक एज हो वो कौन सा हो? u और v के दरमियान में। देखिए, एक बात तो मुझे पता चली कि e1, e2, e3, e4, e5 और e6, इसके अंदर ये 6 हमारे पास एजेस हैं। नाम रख देते हैं e1, e2, e3, e4, इसे e5 और इस वाले एज को नाम देते हैं e6 जो है। अब इसमें u v एज लाजमी होना चाहिए, u और v के दरमियान में एज लाजमी होना चाहिए, ये उसने बताया हुआ है, यानी यहाँ पर एज तो आएगा ही आएगा। अब हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम e2 को एक एज ले सकते हैं और सिर्फ चूँकि 2 एजेस वाला बनाना है तो बाकी इनके दरमियान में यानी e3, e4, e5, e6 ये एज नहीं होने चाहिए। इसी तरह मेरे पास ये भी ऑप्शन हो सकती है कि यहाँ पर मैं e1 और e3 एजेस रख लूँ और बाकी रिमेनिंग जो है वो एजेस नहीं होंगे। फिर यहाँ पर 1, इधर 0 0, इस एज को बना लेते हैं, बाकी 0 0 आए। फिर यहाँ 1 0 0, इधर 1 और इधर आ जाएगा जी 0, क्योंकि हमने बनाना ही 2 एजेस वाला है। फिर यहाँ पे 1 0 0 0 और इस जगह पे 1, यानी एज 1 और एज कौन सा लेंगे हम? ये 6 लेंगे इस वाले केस के अंदर। तो अब ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास बने 1 2 3 4 और 5। इसका मतलब ये जो टोटल हमारे पास जो ग्राफ बनेंगे सिंपल ग्राफ, वो बनेंगे जी 5 बनेंगे टोटल। अब इसको बनाकर देखते हैं कि वो किस तरह से 5 बनेंगे। अगर मैं एक यहाँ पे रख लूँ u v w x, इसी तरह u v w x, u v w x और u v w x, इसी तरह u और v w और x, इन्हें आप लेबल कर दीजिए u v w x, इसी तरह u v और w x, u v और w x, फिर u v w x, u v और w और x। अब एक कंडीशन ये है कि हर ग्राफ के अंदर एक एज u v ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ हम u और v के दरमियान में एक
एज लगा देते हैं। हर ग्राफ में यू और वी के दरमियान में एक एज ज़रूर होना चाहिए। अब अगर आप पहला केस देखें तो E2 यहाँ पर वैल्यू हमने असाइन की हुई है 1 और E2 एक एज है किसके दरमियान में, V और X, इन दो वर्टिसेस के दरमियान। तो V और X के दरमियान में ये हमारा आ गया जी E2। और अगर हम सेकंड वाला केस देखें तो हमारा एज E3 है और E3 अगर आप देखें तो वो W और X के दरमियान में है। तो इसी तरह यहाँ पर हम W और X के दरमियान में एक एज लगा देंगे। तो ये भी हमारे पास एक सिंपल ग्राफ है, ये भी हमारे पास एक सिंपल ग्राफ है, लेकिन ये डिसकनेक्टेड है। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो अब हमारे पास ऑप्शन है जी E4 को हमने एज रखना है और E4 एज है किसके दरमियान में, U और W के दरमियान। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा UV और फिर E4 बनेगा U और W के दरमियान में। अब नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखिए तो E5 जो एज है वो U और X के दरमियान में आ रहा है। तो यहाँ पर U और X के दरमियान में एक एज हमने लगा दिया। और लास्ट ऑप्शन है जी हमारे पास E6 पे वैल्यू 1 है, तो E6 एज जो है वो V और W के दरमियान में आ रहा है। तो यहाँ से V और W के दरमियान। तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिंपल ग्राफ बनेंगे विद 2 एजेस, जिसमें से एक एज जो है वो कौन सा है, U और W के दरमियान। तो ये आप अगर आप काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 और 5, तो इतने हमारे पास ये सिंपल ग्राफ पॉसिबल है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन 2 का ही 2 है, सेकंड पार्ट है। शो दैट निगेशन P implies Q implies P is a tautology। tautology कहते हैं जिसके ऐसी स्टेटमेंट जिसके फाइनल रिजल्ट्स जो है, ऑल फाइनल रिजल्ट्स जो है वो ट्रू आ जाएं, उसे हम बोलते हैं tautology। इसके लिए आप इसमें सबसे पहले तो आप P को डिफाइन कर लीजिए कि इसमें हम 2 ट्रू रख देते हैं और 2 इसमें फॉल्स। और Q के केस में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। सबसे पहले अब इसमें हम फाइंड करेंगे P implies Q। P implies Q। इम्प्लीकेशन के केस में ये जो पहली स्टेटमेंट है इसे हम बोलते हैं हाइपोथेसिस और इसे बोलते हैं, जो सेकंड स्टेटमेंट है उसे बोलते हैं कंक्लूजन। और इम्प्लीकेशन के केस में हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स हो तो रिजल्ट हमने फॉल्स लिखना है। हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स लिखना है। अगर आप देखिए इसमें हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू और कंक्लूजन फॉल्स, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। और कहीं पर हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स नहीं है तो रिमेनिंग जो सारे के सारे रिजल्ट्स आएंगे वो ट्रू आएंगे। सिर्फ एक केस बता रहा हूँ, इम्प्लीकेशन के केस में हाइपोथेसिस ट्रू कंक्लूजन फॉल्स हो तो रिजल्ट जो है वो फॉल्स लिखते हैं। नेक्स्ट है जी, इसी का आपने फाइंड करना है निगेशन। निगेशन P implies Q। निगेशन ये होता है कि जो ट्रू होता है उसका फॉल्स बना देते हैं और जो फॉल्स है उसका ट्रू बना देते हैं। ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू, इसे हम बोलते हैं निगेशन। तो ये भी फाइंड किया, निगेशन P implies Q। अब हमने नेक्स्ट एक फाइंड करनी है स्टेटमेंट, निगेशन P implies Q implies P। अब इस वाले में ये जो पहले है, इम्प्लीकेशन से पहले सारी स्टेटमेंट हाइपोथेसिस है और ये जो P है ये हमारे पास कंक्लूजन है। और इम्प्लीकेशन के केस में मैंने आपको बताया हाइपोथेसिस ट्रू, कंक्लूजन फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स लिखना है। रिमेनिंग ऑल केसेस जो है वो ट्रू लिखेंगे। ये जो सारी स्टेटमेंट पहले वाली है ये हाइपोथेसिस है और जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कंक्लूजन है। हाइपोथेसिस ट्रू अगर होगा, अगर हाइपोथेसिस ट्रू हुआ तो उसके आगे कंक्लूजन फॉल्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर हाइपोथेसिस ट्रू होता, कंक्लूजन इस जगह फॉल्स होता, रिजल्ट फॉल्स लिखते हैं, लेकिन नहीं है, इसलिए इसके सारे जो रिजल्ट्स आ जाएंगे वो ट्रू आ जाएंगे। इम्प्लीकेशन के केस में आपने सिर्फ इस स्टेटमेंट को देखना है,
यहाँ पर ट्रू, और जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स होगी तो रिजल्ट फॉल्स लिखना है। बाकी रिमेनिंग ऑल केसेस जो हैं वो ट्रू आएंगे। तो आप ये देखिए इस स्टेटमेंट के सारे फाइनल रिजल्ट्स जो हैं वो ट्रू आ रहे हैं। तो इससे ये बात साबित होगी कि ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास क्या है, टोटोलॉजी। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, नेगेशन P implies Q implies P is a tautology। ये था जी हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट जी क्वेश्चन 2 का 3 है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज काउंटेबल। देखिए z सेट जो होता है इंटीजर्स का वो है जी 0 भी है, 1 2 3 एंड सो ऑन। इसी तरह -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इस सेट z को हमने साबित करना है कि ये सेट जो z है इसे हमने साबित करना है कि ये काउंटेबल है। देखिए ये इन्फिनिट तो है, इन्फिनिट होना और चीज़ है और काउंटेबल होना और है, इसे आप मिक्सअप ना कीजिए। सेट z है तो इन्फिनिट सेट है, लेकिन इसे हमने साबित करना है ये काउंटेबल है। काउंटेबल जो हम काउंटिंग करते हैं जैसे 1 2 3 4 5, ये सारा सेट क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर का सेट क्या है, काउंटेबल। देखिए इसी z को हम इस तरह लिख लेते हैं, इसमें मैं -3 -2 -1 यूनियन और इधर कर देता हूँ 0, फिर यूनियन 1 2 3 एंड सो ऑन। अब आप देखिए ये नेचुरल नंबर का सेट बना है, और जो नेचुरल नंबर का सेट होता है वो काउंटेबल होता है। ये सारा सेट जो है नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर का सेट काउंटेबल है लेकिन इन्फिनिट है। जैसे हम काउंट कर रहे हैं जी 1 2 3 4 5, लेकिन ये सेट इन्फिनिट है। और ये 0 एक सिंगलटन सेट है, और सिंगलटन सेट जो होता है वो फाइनाइट सेट होता है, और फाइनाइट सेट जो होता है ये भी हमारे पास क्या है, काउंटेबल है। अगर मैं इन सेट्स को नाम रख दूं, ये जो सेट है इसे नाम रख देते हैं जी A का, इसको B का, और ये जो नेचुरल नंबर का सेट है इसे हम नाम रख देते हैं C का। इन दो सेट का कोई मसला नहीं है। ये सेट नेचुरल नंबर का काउंटेबल है, जो फाइनाइट सेट होता है वो भी काउंटेबल होता है। सिर्फ प्रॉब्लम अब यहाँ पे आ रही है कि -1 -2 -3 काउंटेबल है या नहीं। अगर हम किसी तरह प्रूव कर दें कि ये सेट काउंटेबल है तो फिर ये 3 काउंटेबल सेट का क्या बन जाएगा, यूनियन। और जो काउंटेबल सेट का यूनियन होता है उसका फाइनली आंसर भी क्या होता है, काउंटेबल। और किसी भी सेट को अगर काउंटेबल साबित करना है तो इसके लिए मुझे साबित करना पड़ेगा कि ये सेट जो है नेचुरल नंबर के क्या हो गया है, सिमिलर हो गया। देखिए इसमें मैं इस सेट A को मुझे साबित करना है कि ये सिमिलर है, किसके साथ सिमिलर है, नेचुरल नंबर के साथ। मुझे कोई फंक्शन तलाश करना है सेट A से नेचुरल नंबर की तरफ, और वो ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो बाइजेक्टिव हो। भाई बाइजेक्टिव बोलते हैं जो फंक्शन 1 1 भी हो और जो फंक्शन ऑन टू भी हो, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव। अगर किसी तरह से मुझे कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जो सेट A से नेचुरल नंबर की तरफ हो तो और साथ साथ बाइजेक्टिव हो, तो हम कहेंगे कि ये सेट जो है वो नेचुरल नंबर के क्या हो गया, सिमिलर। और जब नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये वाला जो सेट A है ये हमारे पास क्या है, काउंटेबल। अब आप देखिए कि किस तरह हम प्रूव करेंगे सेट A जो है वो नेचुरल नंबर के सिमिलर आ रहा है। इसके लिए हम यहाँ एक फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, f ऑफ n इज़ इक्वल टू -n रख देते हैं, -n। देखिए आप इसमें -1 लगाइए, f ऑफ -1, यहाँ -1 लगाएंगे, इधर -1, आंसर 1 आ जाएगा। फिर f ऑफ -2, इधर आंसर 2 आ जाएगा। f ऑफ -3, इधर भी -3, इधर भी -3, और 2 माइनस मिल के क्या हो जाएंगे जी, प्लस। इसी तरह f ऑफ -4, आंसर 4 आ जाएगा। f ऑफ -5, आंसर क्या आ जाएगा जी, 5। इस तरह ये चलते जाए। तो ये हमने एक फ़ंक्शन यहाँ पर डिफ़ाइन किया है सेट A से नेचुरल नंबर की तरफ। अब सिर्फ अगर इतनी बात साबित करनी है कि ये फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव के लिए हमें साबित करना पड़ेगा ये 1 1 है और ऑन 2 है, 1 1 एंड ऑन 2। और 1 1 किस तरह साबित करेंगे
इनके इमेजेस को सेम लेकर एलिमेंट्स को हम सेम प्रूव कर देंगे, इक्वल प्रूव कर देंगे। तो यहाँ पर मैं दो इसमें इमेजेस ले लेता हूँ जी, एफ ऑफ x1 और बराबर रख देते हैं एफ ऑफ x2 के, और यहाँ x1 x2 जो हैं वो बिलोंग करते हैं किस सेट को, ए को। अब यहाँ एफ ऑफ x1 जो हो जाएगा माइनस का x1 और एफ ऑफ x2 आ जाएगा जी माइनस x2। तो यहाँ से x1 इक्वल हो गया किसके, x1 इक्वल हो गया x2 के। तो ये बात साबित करती है कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है, 1 1 है। अगर किसी भी सेट की 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाए नेचुरल नंबर के साथ तो वो सेट हमारे पास क्या हो जाता है, काउंटेबल हो जाता है। और दूसरी चीज़ आप इसमें देखिए, ये हमारे पास है जी सेट ए, और यहाँ पर हमारे पास सेट एन था जिसका आंसर आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और इधर एलिमेंट्स हैं जी -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये हमें बात साबित कर रही है कि डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट्स हैं उनके इमेजेस भी क्या आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन क्या हो गया है, 1 1 हो गया। और आप क्लियरली देखिए ये फंक्शन ऑन टू भी है। ऑन टू फंक्शन उस वक्त होता है जब फंक्शन की रेंज जो है वो को डोमेन के बराबर हो जाए। देखिए रेंज सेट इस वक्त 1 2 3 4 5 आ रहा है, इसी तरह आगे भी चलते जाएंगे तो ये सारी रेंज इसकी को डोमेन यानी सेट एन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो क्लियरली ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो आप क्या लिखेंगे, 1 1 ऑन टू होने की वजह से हम सेट को क्या कहेंगे कि सेट Z जो है वो सिमिलर हो गया किसके साथ, n के साथ। और जो सेट कोई भी सेट नेचुरल नंबर के साथ सिमिलर हो जाए वो क्या हो जाता है, काउंटेबल। तो ये पोर्शन भी काउंटेबल है, ये भी काउंटेबल, और 3 काउंटेबल का जो यूनियन है वो भी काउंटेबल हो गया। तो ये बात साबित होगी कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज़ काउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन 2 का 4 है, which of the relation define functions from x to y। ये 3 रिलेशन हमें दिए गए हैं, बताना ये है कि ये 3 रिलेशन फंक्शंस हैं या के नहीं हैं। फंक्शन होने के लिए 2 कंडीशन हैं। पहली कंडीशन क्या है कि डोमेन सेट x के इक्वल होनी चाहिए, डोमेन सेट x के इक्वल हो, और ऑर्डर पेयर्स के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। दोबारा से बता रहा हूँ, फंक्शन होने के लिए कोई भी रिलेशन फंक्शन उस वक्त बनेगा जब उसकी डोमेन पहले सेट यानी सेट x के बराबर हो जाएगी, और डोमेन का जो एलिमेंट है यानी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। देखते हैं जी इसमें, अगर आप इसकी डोमेन फाइंड करें, डोमेन ऑफ R1, तो डोमेन ऑफ R1 आ जाएगी 2, 4। ये फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में डोमेन कहलाते हैं। आप देखिए ये सेट x के बराबर नहीं आ रहे, R1 इज नॉट अ फंक्शन, R1 हमारे पास फंक्शन नहीं है क्योंकि ये पहली कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। अब अगर आप देखिए डोमेन ऑफ R2 की डोमेन आ रही है 2 4, रिपीट नहीं करना 5, तो इसकी डोमेन में 2 4 और 5, ये सेट x के बराबर तो है पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि डोमेन में यानी ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होना चाहिए था। अगर आप देखिए इसमें R2 के अंदर ये 2 ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जिसमें फर्स्ट एलिमेंट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो R2 भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। R2 is not a function since the two order pairs 4,1 और 4,2 इनकी बात कर रहा है, have same first component, फर्स्ट कंपोनेंट सेम नहीं आने चाहिए। R3 का देखते हैं, डोमेन ऑफ R3 में देखिए 2 4 और 5, ये हमारे पास सेट x के बराबर है, और कोई भी ऑर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे R3 इज अ फंक्शन। तो इन तीनों रिलेशंस के अंदर 2 रिलेशन ऐसे थे R1 R2 जो फंक्शन नहीं बने। R1 की रीज़न क्या है कि उसकी डोमेन फाइंड की है वो सेट x के बराबर ही नहीं आ रही। R2 में डोमेन तो सेट x के बराबर आ गई है, लेकिन उसके अंदर ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रिपीट हो गया, जैसे यहाँ पे।
तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है, और R3 ने दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करवा दिया है, और R3 हमारे पास फंक्शन है। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट है जी, प्रूव डैट स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ इर्रेशनल। ये हमने प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, और स्क्वायर रूट में जितने भी प्राइम नंबर आ जाए, यहाँ सिर्फ अभी 2 लिखा है उसने, 3 भी लिख सकता है, 5 भी लिख सकता है, 7 भी लिख सकता है, कोई सा भी प्राइम नंबर जो होगा अगर वो स्क्वायर रूट में आ जाता है तो वो हमेशा नंबर क्या होगा, इर्रेशनल। और इसे हम प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्या है, मैं सपोज कर लूँगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये एक रैशनल नंबर है, और हर रैशनल नंबर जो है वो लिखा जाता है जी P/Q वाली फॉर्म में, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और P और Q बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स को, सेट ऑफ इंटीजर। और ये PQ हमने ऐसे इंटीजर लिए हैं, कहता जी देन देयर मस्ट एग्जिस्ट रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स P एंड Q। रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स हैं दोनों P और Q। अब ये बात समझनी है कि रिलेटिवली प्राइम इंटीजर कहते किसको हैं। हमें कोई ऐसा नंबर ना मिले जो 1 से ग्रेटर, ऐसा कोई भी नंबर ना मिले जो P और Q को डिवाइड करता हो, तो फिर P और Q क्या कहलाते हैं, रिलेटिवली प्राइम। देखिए अगर मैं लिखता हूँ 7/4, तो 7 और 4 1 के अलावा कोई भी नंबर इनको डिवाइड नहीं करता, ये रिलेटिवली प्राइम है। 12 डिवाइडेड बाय 13 ये नंबर भी क्या है, रिलेटिवली प्राइम। तो जब हमने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक रैशनल नंबर है, तो भाई हर रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, P/Q वाली फॉर्म में, लेकिन इस शर्त के साथ कि P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम। और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ तो ये आ जाएगा जी P²/Q², और फिर फर्दर आप इसको लिख सकते हैं P² Q, और यहाँ आ जाएगा P²/Q। अब यहाँ ये जो Q² था इसको मैंने लिखा है Q/Q, और एक Q मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया। अब P और Q आप देखिए रिलेटिवली प्राइम है, तो इसका मतलब ये जो Q नंबर है डिनोमिनेटर वाला, ये इसको डिवाइड नहीं करेगा 7 को। इसी तरह अगर मैं 7 का स्क्वायर कर लूँ तो ये आ जाएगा 49, तो इस नंबर ने इसके स्क्वायर को भी डिवाइड नहीं करना। यानी अगर ये रिलेटिवली प्राइम है तो स्क्वायर कर लिया जाए तो तब भी नंबर्स हमारे पास क्या हैं, रिलेटिवली प्राइम। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस P एंड Q आर रिलेटिवली प्राइम, सो Q कैन नॉट डिवाइड P एंड P²। तो Q जो है ना तो वो P को डिवाइड करेगा और ना ही P² को। दिस शोज डैट P²/Q इज़ नॉट एन इंटीजर। भाई जब ये डिवाइड ही नहीं करते तो हमारे पास पॉइंट्स के अंदर आंसर आएंगे, इसका मतलब जो हमारे पास राइट हैंड साइड है वो एक इंटीजर नहीं है, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये प्रोडक्ट है किसका जी, 2 और Q का। 2 और Q का ये प्रोडक्ट है, और 2 भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। 2 इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक इंटीजर आएगा। लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो एक इंटीजर है, जबकि राइट हैंड साइड जो है वो डिवाइड ही नहीं करते, इसलिए ये इंटीजर नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कहते थे दिस शोज डैट P²/Q इज़ नॉट एन इंटीजर विच इज़ अ कंट्राडिक्शन। भाई ये कंट्राडिक्शन आ गई, बिकॉज 2Q बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स 2 एंड Q इज़ एन इंटीजर। हैंस स्क्वायर रूट ऑफ, हम लिखेंगे जी यहाँ पर 2, हैंस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़ एन, वाकई ही ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि जब मैं इसे रैशनल सपोज करता हूँ तो मेरे पास कंट्राडिक्शन आ जाती है। राइट हैंड साइड जो है वो इंटीजर नहीं है, जबकि लेफ़्ट हैंड साइड क्या आ रही है, एक इंटीजर आ रही है। इधर आंसर जो है वो पॉइंट्स के अंदर आ रहा है, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक पॉइंट्स वाले नंबर जो है वो किसी इंटीजर्स के बराबर हो जाए, किसी भी इंटीजर के। तो इसे हम बोलते हैं कि ये कंट्राडिक्शन हो गई। और कंट्राडिक्शन कब बनी है, जब मैंने सपोज किया कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 नंबर कौन सा है, रैशनल। रैशनल है तो ये किस फॉर्म के अंदर लिखा जाना था, P/Q वाली फॉर्म। इसका मतलब हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाकई नंबर कौन सा है, इर्रेशनल है। क्वेश्चन 3 में 2 है, यूज मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 2।
जी, पहले तो हमने ये समझना है कि ये कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं। ऐसे इंटीजर जो लगातार आते हैं, यानी जिनके दरमियान में एक का डिफरेंस आएगा। जैसे अगर मैं एक इंटीजर 3 लिखता हूँ तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा 4। अगर मैं 7 लिखता हूँ तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा 8। अगर मैं 12 लिखता हूँ तो नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा 13। ऐसे इंटीजर जो लगातार आ रहे हैं इन्हें हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर। कहता है जी मैथमेटिकल इंडक्शन से आप साबित कीजिए कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर हमेशा जो है डिविजिबल बाय क्या है 2। अगर आप इनको गौर से देखिए तो ये भी डिविजिबल बाय 2 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा 8 और 2, और इसको देखेंगे 12 और 2 भी जो है वो डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इसे हमने प्रूव करना है जर्नल, और किसकी मदद से हमने प्रूव करना है? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आइए देखिए इसे कैसे प्रूव करेंगे कि एक जर्नल जो है वो दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 2 है। आप इसमें इस स्टेटमेंट को नाम रख लीजिए, लेट कर लें टी एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1, और यहाँ n हमारे पास इंटीजर कौन सा है जी? पॉजिटिव इंटीजर है, ये आप ध्यान रखिए इसमें। अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं, टी ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1, ये आंसर 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है? डिविजिबल बाय 2 है। 2 इज डिविजिबल बाय 2। ये हमारा पहला स्टेप होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस को हमने 3 स्टेप्स के अंदर सॉल्व करना होता है। स्टेप 1 होता है जी फॉर n इज इक्वल टू 1, यानी फॉर, तो ये स्टेटमेंट जो है फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए जो है वो ट्रू आ गई। अब हम सपोज करेंगे, सेकंड स्टेप ये है, सपोज करेंगे कि ये स्टेटमेंट k के लिए भी ट्रू है, यानी यहाँ हम लिखेंगे t ऑफ k इज इक्वल टू k इंटू के प्लस 1, कि ये स्टेटमेंट k के लिए भी ट्रू है, k के लिए भी डिविजिबल बाय 2 है। तो यहाँ हम लिख देते हैं जी 2 इंटू पी, यानी एक फैक्टर इसमें 2 आ रहा है, दूसरा कोई और फैक्टर जो भी होगा उसमें हम नाम रख सकते हैं इसको p का। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये डिविजिबल बाय 2 तो है, लेकिन साथ में कोई और फैक्टर इसमें 1 आ रहा है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह समझिए, अगर मैं करूँ इसको फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए भी देखें इसी स्टेटमेंट को, तो यहाँ हम लिखेंगे t ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ 2 आ जाएगा और 2 प्लस 1, तो 2 इंटू 3, ये भी आप देखें ये भी डिविजिबल बाय क्या है? 2 है। तो इसमें एक फैक्टर 2 आ रहा है, दूसरा फैक्टर वो 3 है। इसमें दूसरा फैक्टर कोई सा भी हो सकता है, हमें गर्ज इस 2 से है। तो यहाँ k के लिए भी हमने सपोज कर लिया कि ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये k के लिए भी ट्रू है। तो एक k के लिए ट्रू होने का मतलब क्या है कि इसमें एक फैक्टर 2 आएगा, और दूसरा जो सा भी फैक्टर होगा उस फैक्टर को हमने क्या नाम रख दिया है? p का। नाउ वी प्रूव इट फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब इसी स्टेटमेंट को हम प्रूव करेंगे k प्लस 1 के लिए। तो यहाँ लिखते हैं जी t ऑफ n की जगह k प्लस 1, यहाँ भी n की जगह आ जाएगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। अब इस k प्लस 1 को k से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा k इंटू के प्लस 1, फिर प्लस 2 इंटू के प्लस 1। अब k इंटू के प्लस 1, k इंटू के प्लस 1 इक्वेशन नंबर 1 में हम ये सपोज करके आए कि ये वैल्यू डिविजिबल बाय 2 है, इसको नाम रखा हुआ है 2p का, और इसे 2 इंटू के प्लस 1, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो p फिर k प्लस 1, और इस नई वैल्यू से हम एक नया नाम दे देते हैं जी q का, यानी q यहाँ पे बराबर है p प्लस 1, p प्लस k और प्लस का 1। तो ये फाइनली आंसर हमारे पास बना है, इसमें 2 और q आ रहा है। और आप देखिए इसमें ये 2q भी हमारे पास क्या है? डिविजिबल बाय 2 है। तो ये मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर 3 स्टेप्स के अंदर क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना था। स्टेप 1 ये था फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए स्टेटमेंट 2 आ रही है, डिविजिबल बाय 2 है। स्टेप 2 के अंदर हम सपोज करते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, किसके लिए? फॉर k के लिए, और यहाँ हम लिखेंगे k बिलोंग करता है एनी नेचुरल नंबर, यानी यहाँ हमने k के लिए खुद से सपोज कर दिया, जहाँ जहाँ n था वहाँ पर हमने k रखा है,
कि ये k के लिए भी ट्रू होगी, डिविजिबल बाय 2 होगी इसमें। फिर हमने प्रूव करना होता है k+1 के लिए कि जहाँ जहाँ n था वहाँ पर n की जगह मैंने क्या रखा है k+1, और k+1 रख के सारे को सॉल्व किया तो आपने फाइनली आंसर देखा, ये आंसर 2 क्यों आ रहा है, यानी मल्टीपल ऑफ 2 है तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 है। जी क्वेश्चन 3 में 3 है, लेट f R to R, यानी इसकी डोमेन भी R है और को डोमेन जो है वो भी R है। डिफाइन बाय f of x is equal to x cube plus 5, शो डैट f is 1 to 1 and on to। पहली बात तो ये है कि ये साबित करना फंक्शन 1 1 भी है और on to भी है। फाइंड ए फार्मूला डिफाइंस द इनवर्स, फिर इस फंक्शन का इनवर्स भी हमने फाइंड आउट करना है। देखिए 1 1 साबित करने के लिए दो हम इमेजेस को सेम लेकर उनके जो प्री इमेजेस हैं वो प्रूव करेंगे कि वो भी सेम है। दो इमेजेस को इक्वल करके उनके जो प्री इमेजेस हैं वो भी इक्वल करेंगे तो फंक्शन साबित हो जाएगा। ये क्या है 1 1 है। तो यहाँ पर लिखिए फॉर 1 1 f of x इक्वल टू f of y, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं x क्यूब प्लस 5 इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 5, 5 से कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू वाई क्यूब। और दो क्यूब इस वक्त इक्वल होते हैं जब ये एलिमेंट आपस में क्या हो, इक्वल हो। दो के क्यूब उस वक्त इक्वल जब दोनों एलिमेंट आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये बात साबित होगी कि f of x को f of y के बराबर रखा तो x किस चीज़ के बराबर हो गया, y के। ये बात प्रूव हो गई है कि ये फंक्शन हमारे पास क्या है 1 1। अब हम दूसरी बात है जी फॉर ऑन टू के लिए क्या काम करना है, फॉर ऑल y के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, y के अंदर जितने b के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, b के अंदर देयर एग्जिस्ट कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट a में भी एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट f of x इज इक्वल टू y। देखिए इधर कैसे फाइंड करेंगे, आप इसमें लेट कर लें कि y जो है वो बराबर है f of x के और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो ये आ जाएगा y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो x यहाँ से बराबर हो जाएगा y माइनस 5 रेज टू पावर 1/3। अब इसमें एक बात है कि अगर y बिलोंग करता है r को तो इसका मतलब y माइनस 5 ये भी रियल नंबर ही होगा और y माइनस 5 की पावर 1/3 करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर। और ये सारा कुछ किस चीज़ के बराबर है जी, r के। और हमारी इस वक्त डोमेन भी क्या थी, r थी, और जो को डोमेन है उसका एलिमेंट भी किस चीज़ के बराबर है, r के। अब सिर्फ इतनी बात साबित करनी है कि f of x जो है वो बराबर है y के। देखते हैं जी यहाँ पे f of x इज इक्वल टू f of और x की जगह उसकी वैल्यू, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं y माइनस 5 रेज टू पावर 1/3। अब इस सारी वैल्यू को हमने पुट करना है फंक्शन f में। देखिए आप f of x बराबर है x क्यूब प्लस 5। भाई इस x की जगह पे हमने रखा है y माइनस 5, उसकी पावर कितनी 1/3। अब जो वैल्यू आपने लेफ्ट हैंड साइड में रखी है वही आप राइट हैंड साइड पे रखिए, y माइनस 5 की पावर 1/3 इस x की जगह आ गया, ऊपर आ गया क्यूब और प्लस का 5, ये पावर 3 कैंसिल हो जाएगी, y माइनस 5 प्लस 5। तो f of x जो है वो बराबर किसके हो गया है, y के। और यही बात हमने साबित करनी थी ऑन टू फंक्शन के लिए कि हमें f of x जो है वो किस चीज़ के बराबर लेके आना था, y। अब ये फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। अब इस फंक्शन का हम फाइंड करेंगे इन्वर्स जो है। भाई किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड करना, और जो फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाए उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव फंक्शन ही के इन्वर्स हमेशा याद रख लीजिए एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये 1 1 ऑन टू ना होता तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करना था। भाई इसके लिए आप लेट कर ले y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5, y माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, x इज इक्वल टू y माइनस 5 उसकी पावर कितनी 1/3। अब आप गौर कीजिए अगर यहीं से हम x की वैल्यू फाइंड करें तो एक्चुअली ये आ जाएगी f इनवर्स y। ये फंक्शन इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा तो x जो है वो बराबर हमारे पास किस चीज़ के हो गया, f इनवर्स y के।
तो इस x की जगह पे आप लिख सकते हैं f इनवर्स y। दोनों तरफ आप y की जगह रिप्लेस कर दें x को, तो ये हमारे पास उस फंक्शन का क्या आ गया है, इनवर्स। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 का 3। एक फंक्शन है जो डिफाइन किया गया है R से R डोमेन है, और ये जो R था इसको कहते हैं को डोमेन, और इसको 1 1 भी साबित करना था, ऑन टू भी साबित करना था, और उसके बाद उस फंक्शन का इन्वर्स भी फाइंड करना था। ये था जी स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कशन की है इस पेपर की। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।